हेलो एवरीवन, मैं हूं हमाद अहमद खान और आप देख रहे हैं द लीगल फोरम यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेजिस्लेशन के बारे में और देखेंगे कि लेजिस्लेशन क्या होता है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, आपको काफ़ी सारी न्यू इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी स्टेट का सबसे अहम फंक्शन होता है लेजिस्लेशन। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो लेजिस्लेशन का मतलब होता है कानून बनाना यानी कानून साजी। हर स्टेट में कोई ना कोई लेजिस्लेटिव अथॉरिटी जरूर होती है जिसका फंक्शन ये होता है कि वो कानून साजी करे या कानून बनाए। आज के दौर में ज्यादातर ममालिक में इंक्लूडिंग पाकिस्तान ये जिम्मेदारी है पार्लियामेंट की। अब पार्लियामेंट का सबसे अहम फंक्शन होता है कि वो लॉ बनाए और इस लॉ मेकिंग के प्रोसेस को हम कहते हैं लेजिस्लेशन। और पाकिस्तान में बेसिकली हम लेजिस्लेशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इन अदर वर्ड आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में दो ऐसे मेथड हैं या दो ऐसी टाइप्स हैं जिनसे लेजिस्लेशन की जा सकती है। नंबर 1 लेजिस्लेशन थ्रू पार्लियामेंट और नंबर 2 लेजिस्लेशन थ्रू ऑर्डिनेंस। इसके अलावा लेजिस्लेशन की मजीद कुछ सब कैटेगरीज भी हैं जिन्हें हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए पहले बात कर लेते हैं लेजिस्लेशन थ्रू पार्लियामेंट के बारे में। देखिए, अगर सबसे ऑथेंटिक कोई लेजिस्लेशन का तरीका है तो वो है लेजिस्लेशन थ्रू पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट जो होता है वो आवाम की रिप्रेजेंटेशन करता है और हम क्योंकि डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं तो लॉ मेकिंग की जिम्मेदारी भी पार्लियामेंट की होती है, क्योंकि पार्लियामेंट में आवाम के चुनिंदा नुमाइंदे होते हैं और वो आवाम को ही रिप्रेजेंट करता है, आवाम के विश को जाहिर करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 70 पार्लियामेंट को लेजिस्लेशन की पावर्स देता है और उसका प्रोसेस भी डिफाइन करता है। अगर मैं लेजिस्लेशन के प्रोसेस की बात करूं तो हमारे पास सबसे पहले स्टेप में एक बिल ड्राफ्ट किया जाता है जिसमें कोई नए लॉज या अमेंडमेंट सजेस्ट की जाती हैं। इसके बाद ये ड्राफ्ट बिल पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट किया जाता है। ये बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है, चाहे लोअर हाउस में इंट्रोड्यूस कराया जाए या अपर हाउस में, यानी नेशनल असेंबली और सेनेट में से किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। यहां पर एक बात यह भी नोट करने वाली है कि ये बिल सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट मैटर्स पे होना चाहिए जो या तो फेडरल लिस्ट में हो या कंकरेंट लिस्ट में हो, यानी फेडरल लेजिस्लेचर सिर्फ उन्हीं मैटर्स पे लेजिस्लेट कर सकता है जो या तो फेडरल लिस्ट में हो या तो कंकरेंट लिस्ट में हो। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं उनकी लेजिस्लेशन की जिम्मेदारी होती है प्रोवेंस की, यानी प्रोवेंशियल लेजिस्लेचर की। प्रोसेस मोर और लेस सेम ही होता है और ये जो लिस्ट हैं ये आपको मिल जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 4 में। इसके बाद जिस हाउस में भी ये बिल इंट्रोड्यूस कराया जाता है वहां पर होती है इस पे डिबेट्स पे जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं वो अपनी इस पर राय देते हैं और अपना इस पे वोट देते हैं। अगर ये बिल मेजोरिटी हासिल कर लेता है और उस हाउस से पास हो जाता है तो उसके बाद ये जाता है दूसरे हाउस में। यानी फॉर एग्जांपल अगर नेशनल असेंबली में कोई बिल इंट्रोड्यूस हुआ है तो वो अगर नेशनल असेंबली में पास हो जाता है तो उसके बाद ये जाएगा सेनेट में, फिर सेनेट में भी उस पर डिबेट होगी और उस हाउस के मेंबर्स भी उस पर वोटिंग करेंगे और अगर वहां से भी ये बिल पास हो जाता है तो उसके बाद ये चला जाता है प्रेसिडेंट के पास, जहां पर उसे मिलता है प्रेसिडेंशियल असेंट। और एक बार अगर बिल को प्रेसिडेंशियल असेंट मिल जाए तो ये एक बन जाता है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और पब्लिश कर दिया जाता है। अब ये लॉ है, इन्फोर्सेबल है और इसके ब्रीच पे कोई भी पेनल्टीज भी हो सकती हैं। बट शायद यहाँ पर आपके जहन में भी एक सवाल आ रहा हो कि अगर दूसरा हाउस इसे पास ना करे, रिजेक्ट कर दे तो क्या, या प्रेसिडेंट इसे अपना असेंट ना दे फिर क्या होगा। देखिए, अगर ऐसी कोई सूरत पैदा होती है तो जो हाउस उसे रिजेक्ट करता है वो अपनी रिकमेंडेशंस लिख के वापस उसी हाउस में भेजता है जहां पर वो इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद रिक्वेस्ट करता है उस हाउस से कि उसे अमेंड किया जाए। अगर वो अमेंड कर दिया जाता है तो फिर सेम प्रोसेस के थ्रू वापस प्रेसिडेंट के पास जाता है और असेंट मिल जाता है और वो लॉ बन जाता है। लेकिन अगर इन केस या तो प्रेसिडेंट असेंट ना दे या तो डेडलॉक आ जाए दोनों हाउसेस के दरमियान, अगर बिल पास ना हो रहा हो, एक हाउस पास कर रहा हो और दूसरा हाउस पास ना कर रहा हो, तो इस सूरत में पार्लियामेंट की एक जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है और वहां पर इस बिल पर वोटिंग कराई जाती है। अब अगर जॉइंट सिटिंग से भी ये बिल मेजोरिटी हासिल कर लेता है तो फिर प्रेसिडेंट उस पर अपना असेंट रोक नहीं सकता। प्रेसिडेंट इस चीज का पाबंद है कि उसे असेंट दे और अगर इनकेस ना भी दे तब भी ये इन्फोर्सेबल लॉ माना जाएगा, ये इन्फोर्स हो जाएगा एज अ लॉ। अब इसके बाद हमारे पास जो दूसरी टाइप है वो है लेजिस्लेशन थ्रू ऑर्डिनेंस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 89 प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि अगर नेशनल असेंबली सेशन में ना हो और हालात ऐसे हों और प्रेसिडेंट ऐसा समझे कि इन हालात में कोई लॉ लाना चाहिए तो वो उस लॉ को इन्फोर्स कर सकता है थ्रू ऑर्डिनेंस। अब जो ऑर्डिनेंस होते हैं वो लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, क्योंकि एक्चुअली लेजिस्लेशन की जिम्मेदारी होती है पार्लियामेंट की, लेकिन कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस की वजह से ये पावर दी गई है। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं होती, लॉन्ग लास्टिंग लेजिस्लेशन नहीं होती, एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है और ये टाइम पीरियड है 4 मंथ्स यानी 120 डेज। उसके बाद ऑर्डिनेंस ऑटोमेटिकली रिपील हो जाता है यानी खत्म हो जाता है। लेकिन इस दौरान अगर जैसे ही नेशनल असेंबली वापस सेशन में आती है तो इस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट के सामने वापस प्रेजेंट किया जा सकता है और अगर पार्लियामेंट ये ठीक समझे और मेजोरिटी ऑफ वोट से अगर इसे परमानेंट करना चाहे तो इसे परमानेंट भी कर सकता है, लेकिन फिर भी इसे नाम ऑर्डिनेंस का ही दिया जाएगा। हमने जो पहले देखी थी लेजिस्लेशन थ्रू पार्लियामेंट, उसमें जो हमारे पास आता था वो आता था एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड रिजल्ट पे।
अब यहाँ पर जो थ्रू ऑर्डिनेंस आया है, चाहे इसको दोबारा पार्लियामेंट ही इन्फोर्स करे, लेकिन फिर भी ये ऑर्डिनेंस के नाम से ही जाना जाता है, जैसे आपने बहुत सारे ऑर्डिनेंस देखे होंगे। अब लेजिस्लेशन की इसके अलावा कुछ और सब कैटेगरीज भी हैं, जिनमें हमारे पास मेन सब कैटेगरीज 3 हैं: प्राइमरी लेजिस्लेशन, सेकेंडरी लेजिस्लेशन और डेलिकेटेड लेजिस्लेशन। प्राइमरी लेजिस्लेशन का ये मतलब होता है कि जो किसी भी बिल की सबसे अहम प्रोविजंस होती हैं, मेन प्रोविजंस होती हैं, जो काफी ज्यादा डिटेल नहीं होती और जिन पर पार्लियामेंट काफी ज्यादा सोच विचार करता है और काफी ज्यादा डिबेट करता है, उन्हें कहा जाता है प्राइमरी लेजिस्लेशन। और ये लेजिस्लेशन जो होती है सबसे ज्यादा स्क्रूटनाइज होती है और पार्लियामेंट की सबसे ज्यादा इसी पर ही गौर फिक्र होती है। इसके बाद हमारे पास आती है सेकेंडरी लेजिस्लेशन। देखिए, पार्लियामेंट के पास कम टाइम होता है, लेजिस्लेट करने को काफी सारी चीजें होती हैं, काफी सारे मैटर्स होते हैं, इसलिए हर डिटेल पे पार्लियामेंट खुद बैठ के डिस्कस नहीं कर सकता। लेकिन जो मेन लेजिस्लेशन होती है वो प्राइमरी लेजिस्लेशन होती है। उसके बाद जो उन प्रोविजंस में जो डिटेल्स ऐड की जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी लेजिस्लेशन। इस पर भी पार्लियामेंट की काफी स्क्रूटनी होती है, लेकिन एज कंपेयर टू प्राइमरी लेजिस्लेशन इसकी स्क्रूटनी थोड़ी सी कम होती है। और इसके बाद बेसिकली हमारे पास आती है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। जैसे कि अपने नाम से ही जाहिर है, इसको पार्लियामेंट खुद लेजिस्लेट नहीं करता, बल्कि पार्लियामेंट किसी दूसरे इदारे, देखिए बहुत सारे लॉज बनाने होते हैं और बहुत सारे लॉज ऐसे रेगुलेशंस ऐसे बनाने होते हैं जिन पर एक्सपर्ट ओपिनियंस चाहिए होते हैं। एक्सपर्ट के थ्रू बनाए जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होते हैं और पार्लियामेंट में ज़रूरी नहीं है कि सारे एक्सपर्ट लोग ही बैठे हों। तो पार्लियामेंट जो अपनी अथॉरिटी है वो डेलीकेट कर देता है किसी अथॉरिटी को या किसी इदारे को कि आप अपने रेगुलेशंस बना लें, हमारी आपको इजाज़त है। इसे बेसिकली कहा जाता है डेलीकेटेड लेजिस्लेशन। अब ये जो लेजिस्लेशन होती है ये इदारे खुद करते हैं, पार्लियामेंट की इस पर स्क्रूटनी होती है लेकिन काफ़ी कम स्क्रूटनी होती है। अब इस पर एक चीज़ अहम नोट करने वाली ये है कि ये जो लेजिस्लेशन होती है ये कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंजेबल होती है। इसके अलावा जो प्राइमरी लेजिस्लेशन अगर पार्लियामेंट की होती है, अगर पार्लियामेंट उसे पास करता है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्ट्ररी नहीं है या इस्लामिक इंजंक्शंस के खिलाफ नहीं है, तो उसे कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकता और कोर्ट्स उसे मानने के पाबंद हैं। लेकिन जो डेलीकेटेड लेजिस्लेशन है उस पर क्लेम लाया जा सकता है, उसे चैलेंज किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद इसी तरह की वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।